तो आप किसे जिम्मेदार समझते हैं ये जो 80 अरब रुपए का नुकसान हो गया है? ये वजीर आजम अफसोस पे चल रहे हैं। वो ट्वीट मैंने उनका देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि अफसोस पे चल रहे हैं, अफसोस का बटन जैसे ऑन किया हुआ है कि दब जाता है फौरन। मनफी ग्रोथ रेट होगी, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद है, और ये बिजली का बहरान आप देखेंगे कि गर्मियों के आते साथ ही ये बिजली का बहरान जो है तकरीबन 8000 मेगावाट जो है ये मुसलसल चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि शहरी इलाकों में 10 घंटे लोड शेडिंग और देही इलाकों में 16 घंटे लोड शेडिंग रोजाना की। मुतमईन थे और हमने अपना केस बहुत अच्छी तरह, मैंने, मेरे वकील ने, हमने मिल के बहुत अच्छी तरीके से लड़ा, जिसका अल्लाह ताला ने जो है ये फल दिया और इतना अच्छा उसका रिजल्ट हुआ कि हमारे सारे लोग जो है वो बरी हो गए। जिसको पुलिस की जानिब से दबाव देके हमें कहा गया कि अगर आप इस एप्लीकेशन पे FIR दर्ज करवाएंगे तो हम आपकी FIR दर्ज नहीं करेंगे, भले ही आपके पास वीडियो भी है, मेडिकल भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा, जो मुल्क में इस टाइम पे सियासी सूरत हाल है और मुआशी सूरत हाल है। और हम देख रहे हैं कि जी जो हुकूमत है उसकी संजीदगी का आलम यह है कि इंतखाबात के हवाले से अभी भी ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि जिस तरह अब ये निगरा सेटअप जो आया है, तो ये सवालात गर्दिश करें कि आया कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होते हैं या फिर ये 6 से 7 महीने तक भी जा सकते हैं। बहुत से सवालात हैं जिन पर गुफ्तगू करने के लिए हमने मेहमानों को दावत दी है। जी उमर अयूब साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर तवानाई, और साथ ही हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार और माहिर कानून बैरिस्टर शाम साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी उमर अयूब साहब, आपके दौर में भी उमर अयूब साहब बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था और ये आइंदा भी हो सकता है, मगर क्या 22 करोड़ आवाम को बिजली की तरसील करने वाली जो पावर डिवीजन है उसके पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं है? आपने तो उस वजारत की कमान संभाले रखी और फिर आप इसको बेहतर तरीके से समझते भी हैं, और उस वक्त जब ये मसला हुआ था, अगर आप उसको रिकॉल करें, याद करें, तो खासी तनकीद का निशाना भी बनाया गया था आप लोगों की गवर्नमेंट को। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम पे मौजूद किया। एक ही इंसिडेंट, रिजल्ट उसका सेम पर वजूहात मुख्तलिफ। 10 जनवरी 2021 को जो इंसिडेंट हुआ था वो ह्यूमन एरर की वजह से इस तरह हुआ था कि 220 kV के पैनल पे काम हो रहा था और जो वहाँ पे टेक्नीशियंस थे उन्होंने अर्थिंग रिमूव नहीं की थी जिस वक्त उन्होंने लाइन को एनर्जाइज किया, तो 2,20,000 वोल्ट जो हैं वो इमीडिएटली अर्थ हुए और उसने कैस्केडिंग फॉल्ट क्रिएट किया। इन्वेस्टिगेशन हुई और उनको जिम्मेदार ठहराया गया। यहाँ पे जो इशू था ये मिसमैनेजमेंट का था। ये फॉल्ट इसलिए आया या ये पावर फेलियर इसलिए आया क्योंकि ये लोग चला रहे थे आपके बड़े प्लांट्स को और छोटे प्लांट्स को इन्होंने स्टैंड बाय पे रखा नहीं था, एक चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने लोड अपना पैसे बचाने के लिए बहुत सारे प्लांट्स को बंद रखा हुआ था और उसकी वजह से जिस वक्त लोड बढ़ने शुरू हुआ सुबह के वक्त तो वो बिजली अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से वोल्टेज वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन शुरू हो गई और वो एक फॉल्ट जो है वो सिस्टम में शुरू हो गया। और अभी भी तकरीबन इस वक्त जो बिजली की सूरत हाल है, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था डेटा, तकरीबन 8-8.5 हज़ार मेगावाट जो है उससे भी कम वो मुयसर है। आपके बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो कराची में है, जनूबी पाकिस्तान में, K2 K3, वो अभी तक ऑनलाइन नहीं आए, उनको 2-3 दिन लगते हैं ऑनलाइन आने में ऐसे फेलियर के बाद। तीसरी जो अहम बात है, और ये आप नाजरीन की, आपकी तवज्जो से नाजरीन के लिए भी, कि मौसम सर्दियों में सरमा में क्या होता है कि पाकिस्तान में क्योंकि पन बिजली की प्रोडक्शन ना होने के बराबर होती है, तो जितनी बिजली वो पैदा होती है वो जनूबी जगहों से आती है, साउथ ऑफ पाकिस्तान से आती है। तो उस चीज़ को बड़ा केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए, पर ये लोग उसको कर नहीं सके। मंगला को इन्होंने एक स्टार्ट के लिए, कोल्ड स्टार्ट के लिए ऑपरेट किया और उसके साथ एक प्लांट साउथ में, पर अभी तक पूरी तरह बिजली जो है वो वापस आई नहीं है। कैपेसिटीज़ मौजूद हैं, आपकी ट्रांसमिशन में कैपेसिटीज़ मौजूद हैं, पर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, क्योंकि इनके पास डॉलर्स की कमी है, उसकी वजह से इन्होंने प्लांट्स को चलाया नहीं है और उसकी वजह से तकरीबन हमारे 2 दिन का मुल्क का जो ज़ख़ीरा है, एनर्जीज हैं, वो सारी की सारा ज़ाया हुई हैं।
ठीक है जी, ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आना चाहोगे, आपने उमर अयूब साहब को भी सुना, तो आप किसे ज़िम्मेदार समझते हैं ये जो 80 अरब रुपए का नुकसान हो गया है, मुल्क मुआशी तबाही का शिकार है, एक एक पानी के लिए हम भीख मांग रहे हैं, एक एक पाई के लिए। तो आप बताएं कि जो वज़ीर आज़म साहब है वो अफसोस पे चल रहे हैं कि ये अफसोस हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, ये अफसोस करने के लिए आ जाते हैं, ज़ाहिर ख्याल करने के लिए आ जाते हैं? नहीं, बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि वजीर आजम अफसोस पे चल रहे हैं। वो ट्वीट मैंने उनका देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि अफसोस पे चल रहे हैं, अफसोस का बटन जैसे ऑन किया हुआ है कि दब जाता है फौरन जी। बस ऐसे ही है। लेकिन बहरहाल मैं इतना टेक्निकली इस मामले को ऐसे तो नहीं समझता, क्योंकि उमर अयूब साहब ने तो इस मिनिस्ट्री को रन किया। लेकिन मेरा पहला जो कंसर्न था ना फिजा, वो ये था कि कुछ अर्सा पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि हो सकता है कि मुल्क अंधेरों में डूब जाए, हो सकता है हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए, ऑयल इंपोर्ट करने के लिए पैसे ही ना हो। तो मेरा कंसर्न ये था कि कहीं खुदा न खास्ता इस तरह की सिचुएशन के हम करीब तो नहीं चले गए, क्योंकि ये लाइन स्ट्रिप की और पूरे मुल्क में बिजली चली गई है। तो आज खुरम दस्तगीर का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि तरसीली निज़ाम महफूज है और कारखाने चलाने के लिए वाफिर तेल मौजूद है। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि तेल मौजूद है और उसके बाद वो बिजली बहाल हुई है कल रात को 10:15 बजे, और अब 48 घंटे तक वो कहते हैं कि दोबारा लोड शेडिंग होती रहेगी, और तकनीकी वजह वो कहते हैं कि जो खराबी थी उसका अभी तक पता नहीं चल सका। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि इफ समथिंग गेट्स फिक्स तो पहले उसका पता चलता है ना कि वो गलती कहाँ पर हुई थी, और उसके बाद आप उसको फिक्स करते हैं तो मामला ठीक होता है। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि तकनीकी खराबी कहाँ हुई जिसका अभी तक पता नहीं चल सका, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे उसको हमने देख लिया और फिक्स कर दिया है, लेकिन वो 24 घंटे 48 घंटे लगते हैं कोयले के प्लांट को और जौहरी प्लांट को, इस वजह से लोड शेडिंग 48 घंटे तक है। तो थोड़ा सा ये कॉन्ट्रडिक्शन है। बाकी जहाँ तक इकोनॉमी की बात है वो तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, और ये जो 200 अरब का मिनी बजट और मुज़ाकरात IMF के साथ वर्चुअल जो हुए हैं उसके बाद, आप सोचिए अगर पेट्रोल पे 50 रुपए लेवी बढ़ा दिया जाता है तो उस पर तो 1 रुपया भी बढ़ता है तो तकरीबन हर चीज़ में ही महंगाई हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों से जुड़ी हुई है दीगर चीज़ों जो प्रोडक्शन होती है उसकी महंगाई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आप सोचें कि अगर 50 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है तो आम आदमी बेचारा जाएगा किधर? अवाम की तो पहले चीखें निकले पड़ी हैं, ये बुरकस निकलने के मुतरादिफ होगा। अभी मैं सुन रहा था नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान यहाँ पे तबाह कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और भाई अगर वो तबाह कर रहा है, वजीर आजम आपके भाई साहब है यहाँ पे, और वो IMF को कह रहे हैं किसी तरह इंस्टॉलमेंट आप इशू कर दें, जो हमसे मनवाना है मनवा लें, और उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि इमरान खान तबाह कर रहे हैं तो भाई वापस ही आ जाओ यहाँ पर, इधर आकर देखो तो सही क्या तबाही हो रही है। उधर बैठकर आप कहते हैं तबाही हो रही है और पाकिस्तान आने के लिए आप तैयार नहीं है। तो ये तो बिल्कुल अजीब सूरत हाल है। और दूसरी इस तरह से मामला अगर चलते हैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस हुकूमत के लिए आगे। ये जो प्लान इन्होंने बनाया कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वफाक में भी लेकर आना है अपना, उसके थ्रू निगरान वजीर आजम लेकर आना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इकोनॉमी सस्टेन नहीं हो रही, हुकूमत छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, ठीक है, और दूर से बैठ के अफसोस भी करते रहते हैं। अच्छा जी, उमर अयूब साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। मोहसिन नकवी साहब के मामले पर ज़रा आ जाते हैं। निगरान वज़ीर आला साहब, उन्होंने आते पंजाब भर के जो सरकारी महकमे वहाँ पे खाट पछाड़ शुरू कर दी उमर साहब, तो आइंदा होने वाले इंतखाबात इससे आपको क्या लगता है कितने मुतासिर हो सकते हैं? और डेफिनेटली कि मुतासिर होंगे तो फिर इसका नुकसान भी होगा। देखिए जी, जहाँ पे आजम खान साहब जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है, कंसेंसस आए, PTI का कोई उस पर इबाम नहीं है। एक डिग्निफाइड सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं, इंटीरियर मिनिस्टर पिछले दौर में भी केयर टेकर में रह चुके थे, उस पर सारों ने वेलकम किया। मोहसिन नकवी साहब ऑन दी अदर साइड देखें, इन्होंने ये प्ली बार्गेन इन्होंने की हुई है नैब के साथ। इनका कैरेक्टर शेडी है, ये आके एक किस्म का ये विच हंट पे शुरू हो गए हैं, और इनके जो ये प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आता है। तो इससे जब ये इस तरह का सिनारियो आप पेंट करते हैं तो उस पर क्या होगा? एक मुतनाज़ा इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके मेंबर्स मुतनाज़ा, केयर टेकर पंजाब जो हैं वो मुतनाज़ा। तो आप क्या रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक शख्स जो कि परवेज़ इलाही साहब और उनकी फैमिली का जानी दुश्मन बना हो, हालांकि उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, जो कि जरदारी का और इंसारों का फ्रंटमैन बना हो, जो कि PTI को एक्सेप्टेबल नहीं। तो इस चीज़ पे क्या आप इंडिकेशन देना चाहते हैं कि आपने तसादम करना है तो फिर कर लें तसादम। हम भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हमारे पास भी वो मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद है, हम लोग फिर आपको टेक ऑन करेंगे। एक बात
दूसरी बात हम लोग आते हैं कि आपने बैरिस्टर साहब से इकोनॉमी के बारे में बात की थी। मैं एक इसमें ब्रीफली ये कहता हूँ कि इस वक्त जो आपका पेट्रोल शॉर्टेज है वो शुरू हो चुकी है, डीजल की शॉर्टेज आने वाली है, और इसको मैं अभी केयरटेकर के साथ भी पंजाब में टाइन करता हूँ। आपकी गंदम की कटाई सिंध में फरवरी में शुरू हो जाएगी, आपकी गंदम की थ्रेशिंग शुरू हो जाएगी, उसके लिए डीजल का बुरहान आ रहा है। डीजल का बुरहान आएगा, आपका पैकेजिंग मटेरियल जिसको हम लोग बरदाना कहते हैं, जिसमें जूट और पॉलीप्रोपिलीन के बैग्स मौजूद होते हैं, सैक्स मौजूद होते हैं, उसकी शॉर्टेज है। और वो शॉर्टेज इसलिए है क्योंकि डॉलर्स मुल्क में है नहीं, और उसके साथ साथ होगा क्या कि आपकी गंदम अवेलेबल नहीं होगी, गंदम मुयसर नहीं होगी, आपका आटा नहीं बनेगा। आटा नहीं होगा तो आपके पास, आप खुद अंदाजा लगा लें, 32 रुपए का इस वक्त 20 किलोग्राम का बैग जो मिलता है, ये तकरीबन आपका 4000 से तजावज करेगा। एक गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा, सफेद पोश लोग कैसे गुजारा करेंगे। उसके साथ साथ इस वक्त, आज सुबह भी मैंने ट्वीट की है कि इस वक्त मुल्क में तकरीबन 4.6 अरब डॉलर आज सुबह तक मुयसर थे। उस पे से आप निकाल दें तकरीबन 500 मिलियन डॉलर जो हैं वो अगले 72 घंटों में वो चले जाएंगे रीपेमेंट्स के लिए। उसके पीछे 2 अरब डॉलर जो हैं वो आपके एलसीज के लिए बैंक्स ने रोके हुए हैं, स्टेट बैंक के कहने पे और हुकूमत के कहने पे, और 2 अरब डॉलर के आपने डिविडेंड पेमेंट्स मुख्तलिफ कंपनीज की रोकी हुई हैं। दर हकीकत ये कैलकुलेशन आप करें तो मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो है वो मनफी 100 मिलियन डॉलर, यानी कि मनफी 10 करोड़ डॉलर इस वक्त हमारी एक्चुअल पोजीशन है, इससे भी कम। सो लिहाजा ये जो कर रहे हैं इकोनॉमी के साथ, इन्होंने जो जुल्म कर दिया है वो मेरा ख्याल है आप सोच भी नहीं सकते हैं। इन्होंने ऑफिशियल डॉलर रेट 225 रुपए फी डॉलर पे रख के हमारी एक्सपोर्ट्स गई, हमारी इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई। मैं 4-5 महीने से कह रहा हूं कि नेगेटिव ग्रोथ रेट होगी, मुख्तलिफ तज्जियाकार कह रहे थे जी नेगेटिव नहीं होगी, 1-2% होगी, पर आज वो भी मेरे साथ मुत्तफिक हो गए कि मनफी ग्रोथ रेट होगी। आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद है, और ये बिजली का बुरहान आप देखेंगे कि गर्मियों के आते साथ ही ये बिजली का बुरहान जो है तकरीबन 8000 मेगावाट जो है ये मुसलसल चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि शहरी इलाकों में 10 घंटे लोड शेडिंग और देही इलाकों में 16 घंटे लोड शेडिंग रोजाना की। ठीक है जी। बैरिस्टर एहतशाम साहब, ये तो मसाइल को ख़त्म करने के लिए आए थे, लेकिन मसाइल तो बढ़ते चले जा रहे हैं। महंगाई इन्होंने मुकानी थी, लेकिन ये तो अल्लाह माफ़ करे गरीबों को मुकाने के लिए दर पे चल पड़े हैं, इस रास्ते पे चल पड़े हैं। कुछ समझ नहीं आ रही, लोगों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, इंडस्ट्री यहाँ पे सफ़र कर रही है, सनतें बंद हो रही हैं, लोगों को वैसे मजदूरी नहीं मिल रही है, समझ नहीं आ रही कि चल क्या रहा है, इकॉनमी इतना सफ़र कर रही है, इंतखाबात की तरफ जा नहीं रहे हैं। अब ये जो निगरान वज़ीर पंजाब पर खुलकर खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार भी किया बैरिस्टर साहब, और एहतजाज के साथ कानूनी चाराजोई का भी ऐलान किया है, लेकिन फैक्ट बेस्ड बात हम करेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन की जाने से की गई जो तकर्री है वो चैलेंज हो सकती है? क्या फैसला इनके हक में आ सकता है? जो पीटीआई वाले जो मुतालिबा कर रहे हैं, आपको लगता है कि इनकी सुनी जाएगी अगर आम अल्फाज में बात की जाए? अभी तो जो निगरान वजीर आला है इनसे आगे निकल के बात चली गई ना, कुछ पोस्टिंग ट्रांसफर भी हो गए पंजाब में, आईजी नए आ गए, चीफ सेक्रेटरी नए आ गए, सीसीपीओ नए आ गए, हाँ जी, डीआईजी भी नए आ गए। तो मोहसिन साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने कल भी ये बात की थी कि बुनियादी तौर पे ये देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वेल थॉट मूव थी कि इन्होंने कहा कि हमने पंजाब की असेंबली तहलील करनी है। पाकिस्तान का वो सूबा जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है, उसकी हुकूमत और गवर्नमेंट मशीनरी जो हमारे अंडर है, हमने प्लेट में रख के दे देनी है। मैंने कई दफा इनसे ऑन कैमरा ऑफ कैमरा पूछा कि भाई इसके जो नताइज होंगे उसके लिए आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं, क्योंकि जब आगामी कार्रवाइयां होती हैं तो रिफ्यूज आपको केपी के मिलते हैं क्योंकि वहां पे आपकी हुकूमत है। तो इन्होंने कहा कि हम सर पर कफन बांध कर निकले और नजरिए के लिए निकले हैं, तो हमने तो हमें नहीं चाहिए, आपको तो नहीं चाहिए लेकिन दूसरों को तो चाहिए। उन्होंने तो उसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। नकवी साहब के हवाले से 2 पॉइंट्स हैं इनके पास कि वो जी जानिबदार हैं, उसके लिए कोई सबूत मांगेगी, ये कहेंगे कि आप सिविल फील्ड डिपार्टमेंट्स में थे, वो मुज़ाकरात इनके हो रहे थे, पीडीएम के और शुजात हुसैन साहब बैठे हुए थे, तो वहां पर अदालत कहेगी कि सहाफ़ी सियासतदानों से मिलते हैं, ये कोई पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, तो आप हमें कोई सब्सटेंटिव बताएं। तो कहेंगे कि आप उनके चैनल पे देखें, और वो क्या हो सकता है, उनके पास हो सकता है, ये होते हैं, तो वो कहेंगे कि अगर उनके चैनल वो भी आप बताएं। हाँ जी, होते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनका मौक़िफ़ है। तो मुझे लगता है कि लीगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉसिबल नहीं होगा मोहसिन नकवी की तैनाती को अनडू करवाना,
दूसरा जो इनका एतराज है वो वॉलंटरी रिटर्न नैब का जो है वो 2010 का वॉलंटरी रिटर्न 35 लाख रुपए का है, तो नैब के कानून के मुताबिक वो डिस्क्वालिफिकेशन 10 साल के लिए होती है। 10 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन। और ठीक है, ये 13वां साहब एक और चीज जी आप कंप्लीट कीजिए। क्वालिफाइड है जी, 13वें साल में वो क्वालिफाइड है, तो लीगली इन दो चीजों के ऊपर तो ये तैनाती अंडू नहीं होगी। हाँ, अगर वो आगे जाके कोई ऐसा किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं जिससे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है वो जेपरडाइज हो रहा है, तो वो अदालत में वो दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और उसके ऊपर वो तैनाती जो है चैलेंज भी हो सकती है। लेकिन जहां तक पोस्टिंग ट्रांसफर की बात है, इस पर मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन 230 है, इसका सबसेक्शन 2 क्लॉज F है फिजा, जो कहता है, इसमें बताया हुआ है कि केयर टेकर सेटअप क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट शेल नॉट ट्रांसफर पब्लिक ऑफिशियल्स अनलेस इट इज कंसीडर्ड एक्सपीडिएंट एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। यानी कि जनरल प्रिंसिपल यही है कि वो पोस्टिंग ट्रांसफर कर नहीं सकते, लेकिन एक्सेप्शनली वो कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के साथ। अब खबर मेरे पास ये आ रही है कि मोहसिन नकवी साहब ने 3 नाम भेजे थे इन तीनों पोस्ट के लिए, आईजी शिप के लिए, चीफ सेक्रेटरी के लिए, सीसीपी लाहौर के लिए, और उन 3 नामों में से एक जिसका इंतखाब हुआ है वो ईसीपी ने खुद किया है। अब पीटीआई तो ये कहती है कि ईसीपी मोटिवेटेड है, जानबदार है, लेकिन अब उसके ऊपर वो अदालत में जाएंगे। अदालत को अगर लगेगा, क्योंकि देखें उन्होंने भी मौक़िफ़ ये लेना है कि जिन लोगों को हमने तब्दील किया ये प्रो पीटीआई थे, तो अगर हमें एक गैर जानिबदार मुनसिफाना इलेक्शन चाहिए तो यहाँ पे गैर जानिबदार अशखास आने चाहिए। पीटीआई ये साबित करेगी कि ये प्रो पीडीएम है जिनको लेके आए हैं, तो अदालत को अगर तो लगा कि प्रो पीडीएम को लेके आए हैं, प्रो पीटीआई को हटा के, तो फिर अदालत इनको भी कह सकती है कि यहाँ से हटाएं। लेकिन अगर अदालत को लगा कि गैर जानिबदार लाए हैं, ना ये प्रो पीटीआई ना प्रो पीडीएम है, तो फिर अदालत हो सकता है कि कहे कि नहीं ये ठीक है, इंटरिम सेटअप में ये कर सकते। लीगली तो ये पोजीशन ठीक है। उमर अयूब साहब, फिर ये जो निगरां सेटअप है या मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जितने भी आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से फिर क्या आप कहेंगे? उस पर फिर आप लोगों का जारी बात है, दमाद तो नहीं हो सकता। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं, पर इनको जो भी ये करें इनको निजात नहीं है, और मेरा ख्याल है कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को भी, उनको भी होश के नाखून लेने पड़ेंगे और उनको देखना पड़ेगा कि मुल्क की फ्यूचर को बचाना है, फ्रेश इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। ठीक है बैरिस्टर साहब, आपका लास्ट कमेंट। जी, मेरा लास्ट कमेंट बस यही, अल्लाह करे मुल्क के लिए बेहतर हो जी। उमर अयूब साहब जितनी बातें कह रहे हैं उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। मईशत अच्छा, बल्कि वक्त मेरे ख्याल से वक्त है। मुझे पीसीआर से आवाज़ आई कि आपके पास थोड़ा टाइम और है, आप सवाल भी पूछ सकती हैं। तो बैरिस्टर साहब ज़रा आपकी इजाज़त से, सॉरी मैं को इंटरप्ट कर रही हूँ। अब ये जो इंतखाबात हैं आप कब देख रहे हैं? अप्रैल में देख रहे हैं, अक्टूबर में होंगे? अब ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि वैसे तो 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं 6 से 7 महीने तक भी जा सकते हैं। देखिए, ये तो आइन में बहुत कैटेगोरिकली दर्ज है कि अगर असेंबली अपनी मुद्दत से पहले तहलील होती है तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, और क्योंकि ये आइन में लिख दिया गया तो इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर इस मुद्दत से आगे इंतखाबात को ले जाने की कोशिश की जाती है पंजाब में या KPK में, तो वो बिल्कुल एक गैर आइनी मूव होगी, और सर्टनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर जाहिर बात है आइन मुकद्दम है, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद करेगी कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल आपको पता है। इस्लामाबाद में जब इलेक्शंस होने थे बल्दियाती, उन्होंने कहा पॉसिबल ही नहीं है, अमला 14,000 चाहिए, हमारे पास है नहीं, वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी टाइम नहीं दी। और भाई, और आप लोगों का काम है क्या? यही इंतजाम करना है ना। आप लोगों का जो करोड़ों अरबों रुपए का बजट है, उसकी वाहिद वजह यह है कि आप लोगों ने इन टाइम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पाकिस्तान में कराने हैं, कि जिस जगह पे वो शेड्यूल्ड है, शेड्यूल के मुताबिक कराएं, वो तो आप कराते नहीं। तो ये अगर वो करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसकी अगर वो पासदारी नहीं करेंगे तो उन पे तौहीन अदालत भी लग सकती है। तो एक वकील की हैसियत से देयर इज नो वे, कोई भी इसको और तरीका निकालते हैं, कोई ऑर्डिनेंस के थ्रू, किसी और असेंबली से पास करा के, कोई कुछ नहीं, मेरे ख्याल में वो गैर आईनी होगा। सर, इलेक्शंस 90 दिन में इन 2 सूबों में होने बनते हैं, असेंबली में नहीं भी। ठीक है जी। उमर अयूब साहब, बैरिस्टर एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक पे जाने से पहले देखिए हमारा सेगमेंट बोल अवाम बोल।
इंतखाबात तो पाकिस्तान की अव्वल तरजीह है। इंतखाबात के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। इसका हल सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास है। तो नज़र आ रहा है वो तो PTI के पास ही है। तो इंतखाबात होने चाहिए ताकि मुल्क में ये जो अफरा तफरी फैली हुई है, अवाम मायूस हो चुकी हुई है, इनसे जो गुर्बत की इंतहा हो चुकी है, कारोबार नहीं है, जो भी मामला हैं वो सब के सामने हैं। खान साहब के पास है क्या और किसी के पास हल नहीं है, बाकी सब चोर है। ये इंतखाबात तो पूरी तौर पर होने चाहिए और इस मसले का हल सिर्फ वाहिद PTI के पास है, तहरीक इंसाफ के पास। सर होने चाहिए क्योंकि मुल्क हालात बहुत ख़राब हो चुका है, ना पेट्रोल है, महंगाई है, लोगों की बहुत परेशानी है, तो इंतखाबात होना ज़रूरी है। फ़िलहाल तो PTI के पास ही है इमरान खान। उनका एक स्ट्रेटजी है, पिछला 3-3.5 महीने का हमने उनका देखा है, उनका सिस्टम देखा, उनकी रिलीफ देखी है, हर चीज़ देखी हुई है, सारे सेट जा रहे थे। लेकिन रंजीत चेंज की वजह से जो मुल्क को नुकसान हुआ आपको भी पता है, सबको पता है। इंतखाबात जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। जल्द अज जल्द होने चाहिए ताकि पब्लिक जो इतनी परेशान है तो वो किसी उसमें तो सुकून में तो आए। और दोनों पार्टियां एक दूसरे से लड़ रही हैं, इनकी लड़ाई भी ख़त्म होनी चाहिए मुल्क की बका के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। निजी स्कूल में तालिबा पर साथी लड़कियों का बदतरीन तशद्दुद का जो मामला है, स्कूल की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक 5 तालिबात की जानिब से एक साथी तालिबा को तशद्दुद का निशाना बनाने के मामले पर इंतजामिया ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील देते हुए जो मुलविस तालिबात हैं उनको इंक्वायरी मुकम्मल होने तक मुअत्तल कर दिया है। तालीमी दरसगाहों में मनुशियात का इस्तेमाल कितना ख़तरनाक हो सकता है और इसके लिए हुकूमत इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम कर सकती है और कब करेगी, बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं। उस जो मुतासरा लड़की है उसके मामू हमारे साथ मौजूद हैं। मुकीद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुझे जरा बताइएगा कि FIR क्या आपकी मर्जी के मुताबिक दर्ज की गई है वाकये की? मैडम हमारी कंप्लेंट नंबर है 99 IP हेडक्वार्टर, जिसको पुलिस की जानिब से दबाव देके हमें कहा गया कि अगर आप इस एप्लीकेशन पे FIR दर्ज करवाएंगे तो हम आपकी FIR दर्ज नहीं करेंगे, भले ही आपके पास वीडियो भी है, मेडिकल भी है, लेकिन इसमें जितने भी लड़कों के नाम हैं, स्कूल के नाम हैं, सहूलतकारों के नाम हैं, अगर आप इनको नहीं निकालेंगे तो आपकी FIR दर्ज नहीं होगी। अगर आप लड़कियों की हद तक रहेंगे वो भी हम सोचेंगे। ये 5वें दिन उन्होंने हमें कहा। अच्छा, तो क्या आपकी जो दी गई दरख्वास्त इसके मतन को तब्दील किया गया आपके मुताबिक? मैडम मतन को भी तब्दील किया गया क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशन थी ना उसमें सेक्शन बहुत अच्छे बन रहे थे, क्योंकि वो सारे सेक्शन हमारी वीडियो के मुताबिक थे। इन्होंने लड़के निकाल दिए, टॉर्चर सेल निकाल दिया, स्कूल के प्रिंसिपल निकाल दिए, असातिज़ा निकाल दिए, सहूलतकार निकाल दिए, वीडियो बनाने वाले लड़के निकाल दिए जो कह रहे हैं इस तरह मारो उस तरह मारो। मैडम इन्होंने इस तरह किया, मैं लंदन रह के आया हूँ, मेरा दिल करता है मैं आपके इंटरव्यू में ही अपने आप को कुछ कर लूँ जो इन्होंने हमारे साथ किया है। आप इंक्वायरी कर लें। जब मेरी एप्लीकेशन हम सब आपके साथ हैं, हौसला रखें। मैडम मैं रो नहीं रहा, बात मुकम्मल दिल रो रहा है। मैडम वो पूरे शहर में समझ सकते हैं आपकी कहते कैफियत, हम समझ सकते हैं। मैडम ये पूरे शहर में कहते फिरते हैं पुलिस ये हमारी वकील है। इन्वेस्टिगेशन में भी ना उन लोगों के मोबाइल रिकवर होंगे जिसमें पूरा दुरानिया लड़की को मार पड़ने का। हम सिर्फ 2 मिनट की वीडियो लेने में कामयाब हुए हैं, जबकि लड़की को 45 मिनट मारा गया। लड़की रो पड़ी कल मेरे आगे, मैंने कहा तुमने माफी मांग लेनी थी, तुमने इतनी मार क्यों खाई है? कहती मामू इंसान बिल्डिंग से गिर के उठ सकता है, एक्सीडेंट के बाद भी उठ सकता है, मार खाने के बाद भी उठ सकता है, लेकिन जो अगर मैं सॉरी बोल देती तो ये मेरी वीडियो बना रहे थे, सारी जिंदगी में अपनी नजरों में नहीं थी उठ सकती। मैंने जिस्म का हर हिस्सा सुजवा लिया लेकिन मैंने सॉरी नहीं बोली। ये प्री प्लान मुझे इन्होंने मारा, जिसका इन्होंने कुछ दिन पहले ही मुझे कह दिया था कि तुम्हारा तमाशा पूरा स्कूल देखेगा जो हमने लगाना है। आप अच्छा, अब आपका हुकूमत वक्त से क्या मुतालिब है? आपको कितनी उम्मीद है इंसाफ की? साहिबा मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ कि आप एक नडार बहुत दिमाग और साफ बात करने वाली सहाफी हैं। मैडम मैं कहना ये चाहता हूँ आपके शो में कि आला हुक्म तक मेरी जाए कि जितने लोगों के पास भी वीडियोस हैं वो रिकवर करके तशद्दुद का दुरानिया देखा जाए, और जो छुरियों के वार और चीजें बाद में हुई हैं वो उनकी वीडियोस में मौजूद हैं।
उन तमाम लोगों से मोबाइल रिकवर करके असल हकायक सामने लाए जाएं। अगर उन्होंने डिलीट कर दिए हैं तो फिर भी उसका फ्रांसिक एग्जामिनेशन करवाया जाए, फ्रांसिक करवाया जाए, ताकि असल सच्चाई आ सके। हमारे पास 2 मिनट की वीडियो है, लड़के लड़कियों के पास 45 मिनट की वीडियो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक पे जाने से पहले देखिए हमारा सेगमेंट ये चीज़। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे राव अनवार साहब। वेलकम बैक नाजरीन। 13 जनवरी 2018 को मलीर के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में नौजवान नकीबुल्लाह को दीगर 3 अफराद के हमरा दहशतगर्द करार देकर मुबैना तौर पर मारा गया था और इल्ज़ाम उस वक्त के SSP मलीर राव अनवार साहब पर आयद किया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने भी इस मामले पर आवाज़ उठाई थी और वज़ीर दाखिला सिंध को तहकीकात का हुक्म दिया था। कमेटी ने राव अनवार को ओहदे से हटाकर उनका नाम ECL में शामिल कर दिया था। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिए गए अज़ खुद नोटिस के बाद राव अनवार ने खुद को अदालत के सामने सरेंडर कर दिया था। अच्छा, 25 मई 2018 को उन पर फर्द जुर्म आयद की गई और 51 गवाहान के बयान रिकॉर्ड हुए। राव अनवार और साबिक DSP कमर जमानत पर, जबकि 13 जो मुल्जिमान हैं वो जेल भी गए थे और अदालत ने 14 जनवरी को फैसला महफूज किया था। इस तरह 5 साल बाद नकीबुल्लाह कत्ल केस अपने अंजाम को पहुंचा। इस केस का सबसे अहम किरदार राव अनवार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मौजू पर तफसील करते हैं। बहुत शुक्रिया राव साहब ज्वाइन करने के लिए। अच्छा राव साहब, ये केस का फैसला 5 साल बाद किया गया है, तो कैसे गुजरे आपके 5 साल? क्योंकि इल्ज़ाम आप पर था, तो एक रेपुटेशन होती है, रिप्यूट होती है इंसान की, वो भी मुतासिर हो जाती है। जी जी बिल्कुल, लेकिन मैं बिल्कुल इसमें कोई घबराया नहीं, क्योंकि मेरी ख़ुद यही फील्ड थी कि हम तफ्तीश करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और केस को चालान करते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे केसों की तफ्तीश की और उनको चालान किया और सज़ा दिलवाई। तो मैंने इस केस को देखा क्योंकि ये एक झूठा केस था और इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जोड़ने की कोशिश की जो इनसे नहीं जोड़ सकी थी। तो लिहाजा इसमें ये डेट भी ज़्यादातर यही लेते रहे। वो आप डेट शीट देख सकते हैं कोर्ट की, ज़्यादातर इनके वकील हैं, कभी आए नहीं, कभी लंबी डेटें मांगते रहे। इसी तरह 2 IO थे, उन्होंने 6 महीने लगा दिए अपना स्टेटमेंट देने के लिए कि डेट दे दें। किसी ने कहा भी जो है मुझे कोरोना हो गया, किसी ने कहा भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे एरिया में जो है चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, कभी कोई बात, मतलब मुख्तलिफ बहाने किए, वो सारे उसमें लिखे हैं डायरी में। तो इस तरीके से ये किया, लेकिन हम मुतमईन थे और हमने अपना केस बहुत अच्छी तरह, मैंने, मेरे वकील ने, हमने मिल के बहुत अच्छी तरीके से लड़ा, जिसका अल्लाह ताला ने जो है ये फल दिया और इतना अच्छा उसका रिज़ल्ट हुआ कि हमारे सारे लोग जो है वो बरी हो गए। ठीक है, यानी आप अदालत के फैसले से मुकम्मल तौर पे मुतमईन हैं? जी जी बिल्कुल। हमें तो वैसे अदालत पे एतमाद था, हमने तो कोई नहीं की। ये तो अदालत से एक दिन पहले संडे के दिन वहाँ पहुँच गए प्रेस क्लब पे कि जी इनको पता था कि जो इनकी हालत हुई है केस में, और ये जानते हैं कि इस केस में ऐसा कोई सबूत नहीं था कि सज़ा हो, इसलिए फिर ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करने के लिए एक दिन पहले कि कोर्ट छोड़ देगी ये। हालांकि कोर्ट भी इन्होंने चेंज कराई है। हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे के पहली वाली कोर्ट जिसने मेरी बेल ली थी, इन्होंने दूसरी कोर्ट में केस डलवाया। उसके बाद वहाँ से तीसरी कोर्ट में गया, तो कोर्ट तो इनकी थी, इनको कोई एतराज़ नहीं था कोर्ट पे, तो उसका फैसला तो आने देते। फैसले से एक दिन पहले इनकी चीखें निकल रही थी और ये वहाँ जाके प्रेस क्लब पे है ना जो है फिर प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जी केस छूट जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इनको पता था कि कोई सबूत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा राव साहब, ये जो नकीबुल्लाह का असल नाम नसीमुल्लाह था, तो इस हवाले से कंफर्म हुआ कि क्या वाकई वो दहशतगर्द था, और अगर था तो फिर किन जराइम में मतलूब था? जी बिल्कुल, हमारे पास देखें मैंने बताया था कि 2014 में एक FIR 92 गडाब पुलिस स्टेशन में थी, जिसमें एक ना ठट्टा का जो है जो कि हारी है जागीरदार था, उसको किडनैप किया था। फिर उसको हमने रिकवर किया और वहाँ हमारा इनकाउंटर हुआ जिसमें 4 लोग मारे गए थे। गाड़ी मिली जिसमें उसको अगवा किया था, वो आज तक हमारे कब्ज़े में है,
पुलिस के। उसके बाद है ना जो है वहाँ से लोग भागे और एक पकड़ा गया कारी एहसानुल्लाह, और जो भागा था उसका नाम नकीब था, वो एफआईआर में नॉमिनेट है। उसी एफआईआर में 2016 में जनवरी 2016 में उसको इश्तिहारी किया कराची की ATC 4 ने, और उसके इश्तिहार जो है जंग अखबार, हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, टाइम अखबार और एक सिद्दी अखबार में दिया गया उसके नाम से नकीबुल्लाह के। और क्योंकि नकीबुल्लाह उसने अपना नाम, उसका असल नसीमुल्लाह था, उसने नकीबुल्लाह रखा। मैं आज तक कहता हूँ मेरे इस सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया कि नकीबुल्लाह वल मोहम्मद खान जो एफआईआर में लिखवाया है इन्होंने, तो उसका कोई आईडी कार्ड या बेफाम तो ला के दें। वो आज तक कोई उस पर बात नहीं करता। वो नसीबुल्लाह से उसने नकीबुल्लाह क्यों रखा अपना नाम? तो क्योंकि वो इस नाम से फेक नाम रख के और वो ये काम करता था, और उसका कोई आज तक इनके पास रिकॉर्ड नहीं है कि वो कोई कह रहा है मजदूरी करने आया, कोई कह रहा है कि वो मॉडल था, सब एडिट किए हैं। उसकी आप तस्वीर देखें कि 2011 में उसका जो है चेहरा कैसा था जब उसका शनाख्ती कार्ड बनाया 10 साल, 2021 में वो एक्सपायर हुआ है। तो आप ये देखें कि 7 साल बाद उस पिक्चर जो उसकी ली गई आईडी कार्ड पे नादरा ने, उसके 7 साल बाद 2018 में है ना जो है वो इनकाउंटर में मारा जाता है। लेकिन वो उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया कि जैसे 20 साल 25 साल का कोई लड़का है, एडिट किया हुआ है। वो हमारे पास मौजूद है, वो मैं ये दे भी चुका हूँ पहले। और ये आईडी कार्ड इन्होंने दिया, ये नसीमुल्लाह के नाम से उसकी डेड बॉडी लेके गए, फिर उसको नकीबुल्लाह कह दिया, क्योंकि इनको पता था कि वो इस नाम से काम करता है और ये सारी चीज़ें। उसकी कोई रिहाइश का नहीं पता है, क्योंकि वो हब चौकी में रहता था, हब में बलूचिस्तान के एरिया में, और फैक्ट्री में सोया करता था। इन्होंने ये कोई तफ्तीश नहीं की। आप उसका बताएं ना सोराब गोट में कहाँ घर था, कोई एग्रीमेंट कोई कच्ची आबादी में, या उसका अपना था, या किसी मोहल्ले वाले ने गवाही दी हो कि ये आदमी बहुत अच्छा था, यहाँ रहता था, सुबह जाता था, शाम को आता था। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्रोपेगेंडा करके इस केस से हमारे मुल्क को नुकसान दिया, इस शहर कराची को नुकसान दिया, PTM बनवा दी। वो अपनी है ना जो है अफ़गानिस्तान और इंडिया से अपने पैसे लेने लगे, और उन्होंने जो है हमारे मुल्क के इज़्ज़त और वक़ार को दाव पे लगाया। इसमें मैं बिल्कुल हर जगह बैठने को तैयार हूँ, मेरे साथ तो उनको बिठाएं। वो साकिब निसार जिसने सबसे ज़्यादा गलती की है, जिसने नाइंसाफ़ी की है, वो आके मेरे साथ बैठे और इस केस पे फैसला कर ले। एक एक चीज़ पे कोई भी वकील इनका बिठा दें। मुझे तो बुलाते नहीं हैं किसी टॉक शो में, कितने चैनल्स हैं ऐसे नहीं बुलाते हैं, एक तरफा कार्रवाई होती है। सामने बिठाए, मैं इन्हीं के डॉक्यूमेंट से साबित करूँगा कि ये झूठे हैं। 23 तारीख को FIR कटवाते हैं और उसमें लिखते हैं कि IG की फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि बाद में IG की फाइंडिंग रिपोर्ट तो 25 को आ रही है, तो उसको 23 तारीख को कैसे अच्छा, पता चला कि जब आपको अच्छा खुद नोटिस जब लिया था चीफ जस्टिस साहब ने, तो आपने खुद को फिर आपने अदालत के सामने खुद को सरेंडर कर दिया था। तो अब आपकी जो सर्विस रह गई है, कितनी रह गई है, उसको आप क्लेम करेंगे, उस हवाले से भी ज़रा नाजरीन को आगाह कर दीजिएगा। हाँ, इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर इस पे करूँगा, क्योंकि एक ज़्यादती हुई है मेरे साथ, मेरे आदमियों के साथ। उनको 5 साल बिला वजह का उनको तकलीफ़ दी कि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, और इन्होंने उसको इस तरीके से किया। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये असखुद नोटिस था ही नहीं, ये था कि मंजूर पश्तीन ने एक कंप्लेंट की जिसका कोई वास्ता नहीं था उधर से, सिर्फ एक प्लानिंग थी जो उसने कुछ लोगों के साथ मिलके की, उसकी एप्लीकेशन पे उन्होंने नोटिस लिया। और उसको आप आज खुद नोटिस तो ये होता है कि वो खुद लिया जाता है किसी खबर पे, कोई सुनी हुई बात पे, कोई देख के, तो ऐसा नहीं लिया। ये जस्टिस थे आसिफ खोसा, उन्होंने कहा कि एक चीज़ है, मैं किसी के कहने पे क्यों आज खुद नोटिस लूँ। तो ये तो वो तो उनका काम यही था, सारे आज खुद नोटिस लेना, ये करना, हर बात पे ले लेना। और वो जितना उन्होंने इस मुल्क को उस चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नुकसान दिया है, इतना नुकसान मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कभी भी किसी चीफ जस्टिस ने दिया हो या आइंदा देगा। वो और उसके साथ जो वकील थे वो भी उसके साथ है ना जो है मैच फिक्स करके है ना जो है वो काम करते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, फैसले हैं, किसको रिलीफ दिया जाता रहा है, पहले 100 मोटो लोगों, फिर उसके बाद रिलीफ दे दो, छोड़ दो लोगों को।
ये किस तरीका का, अगर इस मुल्क का चीफ जस्टिस, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, अगर इस तरह लोगों के साथ करेगा और इस तरह की इन्वॉल्वमेंट करेगा, और वो उस वक्त उसने आईजी सिंध भी खुद ही रखा था, उसको एक्सटेंशन दी थी कि एक से इसको कोई नहीं हटा सकता, तो फिर आपको एतमाद होना चाहिए था, नोटिस नहीं लेते। कौन कह रहा था कि एफआईआर ना काटो, आप काटते, तो अब नोटिस किसी बात पे लिया जाता है, बिला वजह का उसमें आके घुस के इस तरह जो है। फिर छोटी कोर्टें जो होती है वो कहती हैं इतनी बड़ी कोर्ट ने ना नोटिस लिया हुआ है, तो नाइंसाफ़ी हो जाती है ऐसे। तो इस तरह बड़ा एहतियात होना चाहिए, और अब आजकल हो रहा है। आप देखें आजकल ऐसे सो मोटो नहीं हो रहे हैं, उसके बाद नहीं हुए। अच्छा राव साहब, ये जो पुलिस और अवाम के दरमियान एक फासला आ गया जिससे आप अग्री करेंगे, यानी आप कह लें कि एतमाद का फुकदान आ चुका है, बढ़ चुका है, ये एतमाद का जो फुकदान है पाया जाता है, तो आपके नज़दीक सिंध पुलिस में इस वक्त हंगामी तौर पे क्या तब्दीलियां दरकार हैं? देखें, पुलिस जो है सिंध की पुलिस बड़ी, मैं कहता हूँ कराची पुलिस से बेहतर पुलिस मैंने नहीं देखी। मैंने कोयटा में भी नौकरी की है, लेकिन ये बड़ी दिलेर पुलिस है। इन्होंने 92, 94, 5, 6 में बहुत ऑपरेशंस किए। फिर अभी ये तालिबान वालों से झगड़ा हुआ 2000 तकरीबन 11 के बाद, जो यहाँ हालात शुरू हुए थे, किडनैपिंग फॉर रैंसम थी, 5-5 करोड़ रुपया बिजनेसमैनों से लिया जाता था, लेकिन उसके बावजूद ये पुलिस लड़ी। शहीद भी इसमें बहुत ज़्यादा पुलिस वाले हुए, बड़ी मेहनत की उन्होंने, और कराची शहर को उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन पुलिस का लोगों को साथ देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई पुलिस वाला ही गलत होगा, आप एकदम खड़े हो जाते हैं कि जी किसी ने कोई बात की है तो जी पुलिस वाले के पीछे लग जाए। भाई पुलिस वाले से भी तो पूछें, पुलिस वाले को भी तो देखें कि आखिर उसके साथ अगर ये हो रहा है सही हो रहा है या गलत। बगैर इन्वेस्टिगेट किए हुए किसी पे इल्ज़ाम लगाना, किसी को कुछ करना, फिर जब तो जाके ये केस छोड़ते हैं, फिर अदालतों पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। अदालतें जो है ये खुद है ना चेंज भी कराते हैं। ठीक है राउन वार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बॉर्डर के भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।